बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना एकदम। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन, रिजोल्यूशन, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान से सुन लेना इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा बड़ा है ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेशन क्या होते हैं? सेशन होते हैं सत्र, हिंदी में बोलते हैं, लिखा भी हुआ है फिर सत्र, ठीक है। अभी आपने देखा होगा 3 बिल पास हुए थे, है ना, 3 जो पुराने बिल से उनको रिप्लेस किया, आईपीसी, सीआरपीसी और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसको रिप्लेस किया गया। किस एक्ट से रिप्लेस किया गया? तो हमने देखा था कि जो वो तो इंपॉर्टेंट नहीं, वो तो करंट अफेयर में बता चुका हूं, बट फिर भी रिपीट कर देता हूं कि भाई जो आईपीसी उसको रिप्लेस किया गया भारतीय न्याय संहिता से, सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य बिल से रिप्लेस किया गया था। ये कब किया गया था? अभी कुछ ही दिन पहले किया गया था। और कुछ दिन पहले क्या चल रहा था? विंटर सेशन, जो अभी खत्म हो चुका है, ठीक है, अभी तो खत्म हो चुका है वो, आई थिंक 21 दिसंबर को उसको प्रोरोग कर दिया गया था। ये क्या होते हैं समझो। पार्लियामेंट के टोटल, इसमें लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन को मैक्सिमम 3 सेशंस होने हैं हर साल। 3 सेशन यानी 3 सत्र बुलाए जाएंगे जहां पे लोग आके डिस्कशन करेंगे, एक दूसरे को गाली गलौज करेंगे, ठीक है, हुआ करेंगे। तो 3 सेशंस की अगर बात करें, है ना, अभी एक जो बीजेपी के राष्ट्राध्यक्ष है ना, वीडियो भी इनका खूब वायरल हुआ है अभी, ऊ करते नजर आ रहे हैं। तो 3 सेशंस जो होते हैं पार्लियामेंट में कुछ इस तरह होते हैं। एक तो होता है सबसे शुरुआत में साल के बजट सत्र, बजट सेशन, जो कब शुरू होता है? ये जैन एंड में शुरू हो जाएगा, जनवरी के आखिर में शुरू हो जाएगा और ये लगभग चलेगा अप्रैल लास्ट तक या फिर 1 मई तक, ठीक है, अप्रैल लास्ट तक रफली चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लंबा सेशन यही होता है, ठीक है, सबसे लंबा और सबसे इंपॉर्टेंट यही। देन होता है हमारा मॉनसून सेशन, जुलाई में बैठता है और जुलाई से अगस्त तक बैठता है, ठीक है, जुलाई से लेके अगस्त तक। एंड और जो तीसरा सेशन होता है हमारा वो होता है विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र, ठीक है, ये रफली होता है दिसंबर में, मान लो जैसे आई थिंक जो अभी वाला हुआ था ना, पिछला वाला, वो दिसंबर में शुरू हुआ था, दिसंबर में 21 दिसंबर को खत्म भी हो गया था इन लोगों का, ठीक है। तो ये सबसे ऑलमोस्ट शॉर्टेस्ट होता है, 3 सेशन होते हैं। ये लिखा हुआ है इसमें कि 2 सेशंस के बीच का जो मैक्सिमम गैप है, मैक्सिमम गैप वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 6 मंथ्स, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इनडायरेक्टली पता क्या है? इसका मतलब है इनडायरेक्टली कि साल में मिनिमम 2 सेशंस तो आपको कंडक्ट करवाने ही पड़ेंगे, इसका मतलब ये है मिनिमम 2 सेशंस, ठीक। अब इन सेशंस को बुलाने को बोलते हैं समन करना। समन का मतलब होता है बुलाना किसी को, इतना तो सबको पता होगा, समन कर किया कोर्ट में, कोर्ट का समन इशू हुआ है, कोर्ट ने समन किया है। समन का मतलब होता है बुलाना। कौन बुलाता है? मगर जाने का भी है, ये है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति सेशन को समन करते हैं, बेटा आ जाओ सभी लोग, है ना। अब ये दूसरा जो टर्म लिखा है ये प्रोरोगेशन, इसको बोलते हैं सत्रावसान। क्या बोलते हैं इसको? सत्रावसान या फिर प्रोरोगेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब छोड़ दो अभी तुम, ठीक है। इसका मतलब समझने से पहले जो एक टर्म यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है उसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसको बोलते हैं एडजॉर्नमेंट, ठीक है। एडजॉर्नमेंट क्या होता है? इसको बोलते हैं स्थगित करना सेशन को। एडजॉर्नमेंट को मैं समझाने के लिए मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि जो पार्लियामेंट का एक नॉर्मल दिन किस तरह से होता है। जब इन लोगों का सत्र आता है, बैठता है, तो एक नॉर्मल दिन इनका 11 बजे शुरू होता है। 2 मीटिंग होती हैं, प्री लंच, पोस्ट लंच। लंच 1 बजे होता है, घंटी 1 बजे बजती है। 11 से 12 एक पहले होती है, बोल सकते हैं 11 से 12 वाला, ठीक है, सिटिंग। देन होता है 12 से 1 बजे तक, 1 बजे लंच हो जाएगा और लंच के बाद ये लोग फिर मिलेंगे। पहला घंटा जो होता है फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग इज कॉल्ड एज क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल इसको बोलते हैं। और क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 तरह के प्रश्न होते हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप 3 तरह के प्रश्न याद रखें, ये ध्यान रखना कि पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। अब जो लिख रहा हूँ स्टार्ट अनस्टार्ट ये ऑप्शनल है, ठीक है। सुन लो, समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो और भी ठीक, ठीक है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ये इसलिए एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि कुछ पता नहीं एग्जामिनर का कब बुद्धि फिर जाए, ठीक है। तो अगर आ गया तो आप रिलेट करके कर पाओ। और दूसरा जो बड़ा पर्पस मेरा होता है कि भाई अगर आप इन फ्यूचर भी कभी एग्जाम में कुछ बैठो, ठीक है, जैसे पीसीएस वगैरह हो गया, फिर कुछ हायर एग्जाम दो, तो आप मतलब कर लो। तो मेरा मतलब अगर मैं बैच करवा रहा हूँ तो फिर मैंने आपको बोला कि फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे जो मतलब सीजीएल लेवल तक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सीजीएल से ऊपर लेवल भी अगर आप बैठते हो थोड़ा सा तो उसको भी आप टैकल कर लो। बाकी ऐसा नहीं पूछने को पूछ नहीं सकता, पूछ सकता है। तो स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट और शॉर्ट नोटिस 3 तरह के होते हैं। शॉर्ट नोटिस में 10 दिन का नोटिस देना होता है, तभी आप सवाल पूछ सकते हो किसी मिनिस्टर से। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ मिनिस्टर से ही सवाल पूछे जा सकते हैं, प्राइवेट मेंबर से भी पूछे जा सकते हैं। अगेन रिपीट, प्राइवेट मेंबर कौन होता है? जो मिनिस्टर नहीं होता है। स्टार्ट क्वेश्चन में क्या होता है भाई? स्टार लगे होते हैं क्वेश्चन में, और इसमें ये होता है कि भाई सप्लीमेंट्री कुड फॉलो, इसमें बोलते हैं कि सप्लीमेंट्री फॉलो हो सकते हैं। जैसे मैंने पूछा आपसे ओरली कि बेटा नाम बताओ, तुमने बोला मेरा नाम ये है, फिर मैंने बोला कहाँ कहाँ गए, फिर आपने बोला कि हर जगह गए, फिर मैंने बोला नाम बताओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि सप्लीमेंट्रीज फॉलो हो रहे हैं बैक टू बैक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओरली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे रिटन पूछा जाता है, सप्लीमेंट्री कुड नॉट फॉलो, सिंपल। अब ये जो 12 से 1 का समय होता है इसको बोलते हैं 0 आवर, शून्यकाल, 0 आवर शून्यकाल। इसमें एजेंडा ऑफ द डे डिसाइड होता है, एजेंडा ऑफ द डे कि लंच के बाद मिलकर क्या करेंगे हम लोग, वो है, ठीक। अब ये दोनों चीजें संविधान में कहीं नहीं लिखी हुई है, लेट मी टेल यू, नो वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इधर क्वेश्चन आवर नॉट 0 आवर, कहीं मेंशन नहीं, ठीक। अब बैक टू एडजर्नमेंट। तो एडजर्नमेंट बताने के लिए क्यों बताया? एडजर्नमेंट का मतलब होता है सर, ये जो एडजर्नमेंट होता है ना, एडजर्नमेंट में फिर से लिखता हूँ इन शॉर्ट, एडी जो, ठीक है, ये तो ये जो करता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, पीठासीन अधिकारी करता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, उनके आर्टिकल्स आगे हैं। जैसे लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरमैन, अध्यक्ष और सभापति, ये होता है। अब ठीक है, चलो मैं बाद में क्लैरिफाई करूंगा इस चीज़ को, समझ गया। तो वो पीठासीन अधिकारी क्या बोलता है? अगर मान लो उसको कभी लगा हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके खिलाफ कुछ चीज़ बोली जा रही है, फिर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गई, लोग मान लो कि पेपर फेंक के मार रहे हैं, तो उस केस में क्या करेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर? बोलेगा दी हाउस इज अर्जेंट फॉर टुमारो या फिर फॉर दिस मीटिंग। तो उसमें क्या होगा? एडजर्नमेंट से वो तो या तो सिटिंग को उड़ा देगा या पूरी आज की मीटिंग को उड़ा देगा और बोल देगा कि अब कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, यानी कि एक डे को नेम कर देगा, बोल देगा। इसी का छोटा भाई या बड़ा भाई जो आपको समझना है वो समझ लीजिए, एडजर्न सीने डाई होता है, ये भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही करता है, बट विदाउट नेमिंग अ डे। इसमें यही अंतर है, इसमें वो दिन नहीं बताता कि कब मिलेंगे, विदाउट नेमिंग अ डे। करता क्यों है? ये करता इसलिए है ताकि जो राष्ट्रपति है वो सत्रावसान कर सके, प्रोरोगेशन कर दे।
प्रोरोगेशन क्या होता है? प्रोरोगेशन वो होता है जो सेशन को उड़ा देता है, सेशन को एंड कर देता है, सेशन को, सत्र को खत्म कर देता है। 3 सेशन होते हैं ना, अब जैसे कि 21 दिसंबर 2023 को, ठीक है, एडजर्नमेंट सीनेटाई कर दिया था ओम बिरला ने। तो 21 दिसंबर को एडजर्नमेंट सीनेटाई करके उन्होंने राष्ट्रपति को झंडा दिखा दिया, ये राष्ट्रपति करता है प्रेसिडेंट, कि अब आप सत्रावसान कर दो, यानी इन लोगों की छुट्टी कर दो, ये सब घर जाए अपने अपने और हम भी जाए। सिंपल। एंड द लास्ट थिंग इज यहाँ पे है डिसोल्यूशन। ये चीज़ अब बताने में मुझे ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि जो घुलना घुलाने वाला काम होता है डिसोल्यूशन, ये कौन हो सकता है? ओनली इन लोकसभा। ये भी कौन करेगा? ये प्रेसिडेंट करेगा, देश का राष्ट्रपति करेगा। यानी कि सेशन को बुलाना, खत्म करना, डिसॉल्व करना, नहीं भंग करना राष्ट्रपति। सिर्फ एक काम है जो पीठासीन अधिकारी कर रहा है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर, एंड दैट इज एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सीने डाई। दोनों सेम चीजें कैसे बोल सकते हैं, विद लिटिल डिफरेंसेस, नॉट सेम बट सिमिलर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? नाउ इस चीज को ध्यान रखना, अभी थोड़ा सा हायर लेवल की चीज होती है, जैसे कि सीडीएस वगैरह में ये चीज पढ़ाता हूँ कि एडजर्नमेंट होता है तो नोटिस वगैरह कुछ लैप्स नहीं करते। लैप्स का मतलब होता है खत्म हो जाना। एडजर्नमेंट जब होता है तो कोई लैप्स नहीं होता है। प्रोरोगेशन में ओनली नोटिस, सिर्फ जो नोटिस होती हैं, जैसे नोटिस कुछ चल रही है तो वो लैप्स कर जाएगी। कुछ पीठासीन अधिकारी ने कोई नोटिस निकाला है कि भाई ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, तो वो लैप्स कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर से जब सेशन अगला होगा तो फिर से नोटिस निकालनी पड़ेगी। नहीं, डिसोल्यूशन बिल कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। जो कोई मान लो कि बिल आया हो, जैसे अभी बिल इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, इसमें बिल का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। नो इफेक्ट ऑन बिल, नो इफेक्ट। ना तो एडजर्नमेंट तो सबसे छोटा है, यू कैन कोरिलेट इट विद लाइक दिस, एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। एडजर्नमेंट सबसे छोटा, देन प्रोरोगेशन, देन डिसोल्यूशन। एडजर्नमेंट तो बिल क्या, नोटिस को भी नहीं खत्म कर पा रहा है। प्रोरोगेशन नोटिस खत्म कर रहा है, नो इफेक्ट ऑन बिल्स, ठीक है। एंड ये जो डिसोल्यूशन है, इसमें नोटिस तो एकदम उड़ेंगे ही उड़ेंगे, नोटिस लैप्स, और कुछ तरह के बिल भी लैप्स कर जाते हैं। तो ओनली तो नहीं, ये लिखना होगा कि फ्यू बिल लैप्सेस, ठीक है, फ्यू बिल लैप्स कर जाते हैं। जल्दी से मैं ये बता देता हूं, जिनको अगर हायर एग्जाम देना, सीडीएस वगैरह, सीएपीएफ और या फिर पीसीएस वगैरह, तो वो नोट कर सकते हैं बहुत ही क्विकली कौन कौन से बिल लैप्स होते हैं। जो एसएससी वाले को अभी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना हार्ड क्वेश्चन है तो सीजीएल मेंस में आ सकता है, अगर आएगा तो भी, ठीक है। वैसे तो बहुत ही रेयर चांसेस है, दैट इज कि अगर, ठीक है, अगर वो बिल, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि कौन सा लाइए, कोई फ्यू बिल लैप्स करते हैं, ठीक है, और कौन से नहीं लैप्स करते हैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसको छोड़ के बाकी सारे लैप्स करेंगे, जल्दी समझ लो। डजन लैप्स हैं अगर उसका ओरिजिन राज्यसभा में हुआ है और पेंडिंग अभी वहीं पे पड़ा हुआ है, पेंडिंग इन राज्यसभा, वहीं पे ओरिजिनेट हुआ, वहीं पे पेंडिंग है, ठीक है। अगर कोई ऐसा बिल जिसमें डेडलॉक क्रिएट हो गया है, ये कल आपको समझ में आएगा डेडलॉक होता क्या है, ठीक है, तब आप समझ लेना। अगर उसमें प्रेसिडेंट ने, मतलब डेडलॉक हो जाता है तो राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक बुलाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग के लिए बुलाता है, या फिर राष्ट्रपति की बस उसमें एसेंट बाकी है, सहमति ही बाकी है, एसेंट रिमेनिंग। इन 3 तरह के बिल लैप्स नहीं करते हैं, बाकी सारे लैप्स कर जाते हैं। ये ऑप्शनल है आपके लिए पढ़ने, ठीक है, जरूरी नहीं है सबको, मैंने बता दिया किसको किसको पढ़ना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। 86 बहुत आसान है। राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस सेंड मैसेजेस टू हाउस। सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार लिखा हुआ है कि भाई राष्ट्रपति को कुछ वो भेजना, एड्रेस भेजना, क्योंकि ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। कुछ बोलना है, कुछ वो तो कर सकता है, ज़्यादा फोकस नहीं करना इस आर्टिकल पे, नहीं कुछ समझने वाली चीज़ है इसमें। 87 दिस इज स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, ये लिखा हुआ है संविधान में, जिसको कि हम बोल देते हैं मोशन ऑफ थैंक्स, लेकिन मोशन ऑफ थैंक्स इस तरह से संविधान में नहीं लिखा हुआ है। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ नहीं लिखा हुआ, बिकॉज अगर कभी क्वेश्चन इस तरह बन गया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये फलाना ढिमका, तो पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर उसने लिख दिया, दैट मीन कि वो ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि है क्या नहीं है। बहुत रिजिडिटी आपको नहीं पता होना चाहिए, जैसे जो लोग थोड़ा सा हायर एग्जाम्स दे रहे हैं उनको तो पता होना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी इसी पे खेलता है पूरा अपना गेम। लेकिन आपके में इस तरह से नहीं, अभी तक एसएससी में खेला गया और शायद ही खेला जाए, ठीक है, बहुत रेयर चांस है। तो मोशन ऑफ थैंक्स क्या है? तो राष्ट्रपति जी करते क्या है, प्रेसिडेंट जी, ईच सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन, 2 सेशन यानी ईच आफ्टर, एक तो ईच आफ्टर सेशन, ईच सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन का मतलब होता है आम चुनाव, जैसे कि इस साल आम चुनाव होंगे, उसके बाद जो अगला वाला सत्र होगा, और एवरी फर्स्ट सेशन या फिर फर्स्ट सेशन ऑफ ईच फिस्कल ईयर, ईच फिस्कल ईयर। ये जो होता है प्रेसिडेंट, इसमें फिस्कल ईयर क्या होता है? फिस्कल ईयर शुरू होता है आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है, इसको बोलते हैं फिस्कल ईयर, वित्तीय वर्ष बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पहला जो सत्र है, ये 2 सत्र, ये राष्ट्रपति संबोधन देते हैं, एड्रेस करते हैं, दोनों लोग को बुलाते हैं, लोकसभा को, राज्यसभा को, और एड्रेस करते हैं कि भाई देखो ये गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज रही थी, इस तरह से सारी चीजें हुई थी। मोशन ऑफ थैंक्स क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि एक तरह से फिर इसको मोशन के रूप में दोनों हाउसेज में, लोकसभा में एंड राज्यसभा में सेपरेटली प्रेजेंट किया जाता है। देन वहां पे डिस्कशंस होते हैं, गवर्नमेंट अपने आप बड़ाई करती है क्या क्या किया, और वो क्रिटिसाइज करती है जो अपोजिशन होती है, एंड देन इट इज पुट टू वोट, इट इज पुट टू वोट, ठीक है, इट इज पुट टू वोट, ठीक है। इसमें वोटिंग होती है और इसको पास करवाना होता है गवर्नमेंट को, नहीं पास करवाना होता, दैट मीन कि सरकार का वहां पे नंबर नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन को गवर्नमेंट को पास नहीं करवाना होता, रोकना होता है, कैसे बच जाए। पास हो गया तो दिक्कत है, और ये अगर ना पास हुआ तो दिक्कत है, ठीक। तो एक तरह से ये मोशन ऑफ थैंक्स इसलिए बोलते हैं ये लोग, क्या एक तरह से थैंक्स बोल रहे हैं राष्ट्रपति जी को कि राष्ट्रपति महामहिम जी आपका धन्य हो, आप हमारे द्वार में आए। तो एक तरह के वो थैंक्स बोलने का इनका तरीका है। आर्टिकल 88 नॉट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। 88 राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट हाउसेस। सदनों के संबंध में मंत्री और मान्यवादी के अधिकार क्या होते हैं? तो इनके अधिकार ये होते हैं, पहले मिनिस्टर्स के अधिकार जान लेते हैं। कैन स्पीक इन ईदर हाउस, इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ईदर हाउस का मतलब या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, कहीं पे भी ये बोल सकते हैं, बट कैन वोट ओनली इन देयर हाउस, ओनली इन देयर रिस्पेक्टिव हाउसेज, देयर रिस्पेक्टिव हाउस। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर मैं लोकसभा का मेंबर हूं तो मैं राज्यसभा में भी बोल सकता हूं, लोकसभा में तो बोल ही सकता हूं, राज्यसभा में भी जाके बोल सकता हूं, ठीक है। जैसे जयशंकर राज्यसभा के मेंबर है तो लोकसभा में आ सकते हैं, बोल सकते हैं, बिल्कुल आराम से मस्त चिलो के बैठे हैं, बोले कुछ। लेकिन अगर किसी चीज़ पे वोटिंग होगी तो वो वोट नहीं डाल पाएंगे, सिर्फ अपने ही हाउस में डाल पाएंगे। तभी कल आपको बताया था जब वो क्वेश्चन कर रहे थे कि पार्लियामेंट, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री किस केस में नो कॉन्फिडेंस मोशन में हिस्सा नहीं ले सकता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो ये था केस कि इफ इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, अगर राज्यसभा का सदस्य। क्यों? क्योंकि आप वोट सिर्फ राज्यसभा में ही कर सकते हैं अगर आप राज्यसभा के मेंबर। अटॉर्नी जनरल की अगर बात करें तो ही हैज राइट
टू स्पीक इन बोथ द हाउसेज, राइट, टू स्पीक इन बोथ हाउसेज। तो आर्टिकल 76 में दिया हुआ अटॉर्नी जनरल मान्यवती, जिसको कल हमने स्किप कर दिया था बिकॉज हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो राइट टू स्पीक इन बोथ द हाउसेज, दोनों हाउस में बोल सकता है, दोनों सदन में बोल सकता है, बट विदाउट राइट टू वोट, यानी एक भी हाउस में वोट नहीं कर सकता है। और इसका मतलब क्या हुआ बताइए कमेंट में, विदाउट, और किसी का डाउट हो तो वो भी कमेंट में लिख दीजिए, विदाउट राइट टू वोट, बताइए। और फिर हम बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। और भाई सैटरडे को शाम 4 बजे सब लोग तैयार हैं ना, ठीक है। जो भी लोग आईबी का एग्जाम देने जा रहे हैं, नहीं भी देने जा रहे हैं, अगर मान लो आपका सिलेबस वगैरह हो चुका है तो आप कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज नॉट द मेंबर ऑफ इधर हाउस, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है। पीपीटी बैकग्राउंड ब्लैक प्लीज, अच्छा अब मैं ब्लैक कर दूंगा तो जिनको काफ़ी लोग प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो बोलेंगे कि ब्लैक मत करोगे, प्रिंट आउट फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, पूरी काली काली सही निकल आई हो, ठीक है। तो इसलिए मैं वाइट रखता हूँ, ठीक है। नहीं, मेरे भी आंखों में दिक्कत होती है वो चीज़ थोड़ी सी, लेकिन वो है कि जो लोग प्रिंट आउट निकालते हैं वो नहीं फिर कर पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 89 पे आते हैं। द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ से एक अलग कॉम्पोनेंट स्टार्ट हो रहा है, ऑफिसर्स इन पार्लियामेंट। हम लोग को आर्टिकल नंबर 100 तक करना है, अब इसके बाद छोटे छोटे हैं सारे, ठीक है। ऑफिसर्स, तो सबसे पहले राज्यसभा में ये दो प्रमुख ऑफिसर्स हैं, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, सभापति और उपसभापति। ये क्या बताने की जरूरत है, नहीं। चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं। कौन सा आर्टिकल जल्दी से बताइए, जो कौन सा अनुच्छेद है जो बोलता है वाइस प्रेसिडेंट इज दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि कोई अगर प्रेसिडेंट बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा, यानी कि इसके लिए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा पद के लिए अलग से इलेक्शंस नहीं होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो अपने आप ही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाता है। नॉट टॉकिंग अबाउट डेप्यूटी चेयरमैन, इसको हाउस इलेक्ट करता है विद इन देमसेल्फ। हाउस, आर्टिकल 64 सबका सही है, अनुराधा, प्रियांशु, भूमिका सबका सही है। तो हाउस खुद इलेक्ट करता है। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ होता है, दैट इज चेयरमैन जो राज्यसभा का सभापति होता है इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा छोड़ो लोकसभा का भी नहीं, किसी भी हाउस का नहीं, इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, किसी भी सदन का जो है ये मेंबर नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें उपसभापति की यानी डेप्यूटी चेयरमैन की, ही इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्यों सदस्य राज्यसभा का, क्योंकि उसको चुना गया है विद इन द राज्यसभा के मेंबर्स के। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं ना कि जब संयुक्त बैठक होती है, भी पढ़ाया नहीं मैंने आपको, जब ज्वाइंट सीटिंग होती है तो उस ज्वाइंट सीटिंग को कभी किसी हाल में चेयरमैन नहीं उसको संबोधन कर सकता, उसको प्रिसाइड कर सकता, क्योंकि इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल एंड दैट इज वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन, यानी इनका वैकेशन और रेजिग्नेशन। तो भाई वैकेशन चेयरमैन को तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, तभी तो यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन लिखा है। क्यों, क्योंकि उसका पहले ही पढ़ चुके हैं वाइस प्रेसिडेंट केस में कि भाई अगर उसको सीट वैकेट हो सकती है तो डेथ हो जाए, हटा दिया जाए। हटाने का क्या देखा था, लिखने वाला नहीं हूँ, बता चुका हूँ, इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए वहाँ पे अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो। और रेजिग्नेशन किसको देता है जरा बताइए, जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो किसको रेजिग्नेशन देगा, जल्दी से बताइए। डेप्यूटी चेयरमैन अगर बात करें, ये इसको रिमूव किया जा सकता है अगेन बाई इफेक्टिव मेजोरिटी। और ये रेजिग्नेशन आपका किसको देगा, ये अगर इसको रिजाइन करना है तो ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या देगा, अपना त्याग पत्र देगा। और इनका रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को अगर देना है तो किसको दे रहे थे, प्रेसिडेंट को दे रहे थे, राष्ट्रपति को दे रहे थे। प्रेसिडेंट अपना वाइस प्रेसिडेंट को दे रहा था, वाइस प्रेसिडेंट अपना प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, दोनों आपस में अपना मैनेज कर रहे थे। क्लियर। आर्टिकल नंबर 91, पावर ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और टू एक्ट एज चेयरमैन। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि अगर, ठीक है, अगर चेयरमैन नहीं होगा, अब मैं आपको फिर से बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो मैं लिखता हूँ, अगर चेयरमैन, तो यही लिख देते ना, चेयरमैन यही लिख देते चेयरमैन अगर एबसेंट हो, चेयरमैन अगर क्या बोलूँ, चेयरमैन अगर की सीट अगर वैकेंट होगी, ठीक है, तो डेप्यूटी चेयरमैन आएगा, ठीक। और डेप्यूटी चेयरमैन की सीट भी वैकेंट हो गई तो प्रेसिडेंट किसी एक मेंबर को फ्रॉम द हाउस बोल देगा कि आप चेयरमैन बन जाओ तब तक के लिए, देन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाते हैं एज सून एज पॉसिबल, और फिर आप फिर से वहीं बैठ जाना जहां से आप आए थे, यानी कि विद इन द हाउस। तो प्रेसिडेंट आता है अगर इन दोनों की सीट वैकेंट होती है, ठीक है। मैं दूसरा फिर से बोल रहा हूँ कि अगर चेयरमैन एबसेंट होता है और डेप्यूटी चेयरमैन भी एबसेंट होता है, ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन भी एबसेंट होता है, उस केस में एक पैनल होता है जिसको हम बोलते हैं पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। इन पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन में से कोई एक बंदा आके चेयरमैन बन जाएगा। अब मुझे पता है आपका कुछ रिएक्शन ये होगा, आप कंफ्यूज होंगे कि क्या बोल रहे हैं, ऊपर तो बोल रहे हैं प्रेसिडेंट और नीचे बोल रहे हैं पैनल वाइस चेयरपर्सन। ध्यान से समझिए, वहां पे आपने इस चीज को अगर नोटिस किया हो, गौर फरमाया हो, तो मैंने ऊपर बताया था अगर दोनों की सीट वेकेंट है, नीचे क्या बोला, अगर दोनों की सीट एब्सेंट है। वेकेंट और एब्सेंट में अंतर होता है। अगर आप स्कूल एक दिन नहीं जाते थे तो क्या टीचर ये घोषित कर देता था कि इसकी सीट अब खाली हो चुकी है और ये कभी नहीं आएगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, हेंस डॉक्टर एडवाइज्ड यू टू टेक द बेड रेस्ट ऑफ 2 days, दैट वाइज यू आर एब्सेंट फॉर 2 days एंड यू ग्रांटेड फॉर, मतलब यू आस्क्ड फॉर लीव फ्रॉम योर क्लास टीचर, है कि नहीं, ऐसा ही होता था। तो ये एब्सेंट थे ना, वेकेंट तो नहीं होंगे, लेकिन आपको मान लो कि रेस्टिगेट कर दिया गया स्कूल से, है ना, यानी कि आपका रिमूवल हो गया, या फिर आपने खुद ही रिजाइन दे दिया लिख के, ठीक है, कुछ भी हो गया,
तो उस केस में क्या होगी, आपकी सीट वेकेंट हो जाएगी, अब आप नहीं आएंगे वहां पे, उसको फिल किया जा सकता है किसी से। समझे वैकेंट और एब्सेंट का मतलब? यानी वैकेंसी के केस में ये पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन से कोई नहीं आ सकता है और कोई नहीं बन सकता है चेयरमैन। लेकिन अगर एब्सेंट है टेम्परी तौर पर कि भाई इनके बिटिया की शादी है इनके बेटे के साथ, तो आ सकता है वो कोई भी पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन जिसको चेयरमैन नॉमिनेट करके रखता है। आई होप इतनी चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं ऑफिसर्स, सॉरी अभी तो बाकी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड वाइल रेजोल्यूशन फॉर देयर रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब से और एक चीज़ ये सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस स्टेनो लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि सर सीपीओ के लिए नहीं है, सीपीओ वाले बुरा नाम है यहाँ पे, ठीक है, वो गलती से सीपीओ लिखा नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सीपीओ भी है और यहाँ पे जे भी है, जूनियर इंजीनियर भी है, ठीक है। तो बाकी आप टेस्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन लगा के। तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड वाइल रेजोल्यूशन फॉर देयर रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब ये है, ये चेयरमैन है, बड़ी सी चेयर डली रहती है कि नहीं, बड़ी सी ऊपर चेयर डली रहती है और सब लोग यहाँ बैठे रहते हैं, इनको सबको रेगुलेट करता है, बैठ जाओ, शांत रहो, ज़्यादा हल्ला मत मचाओ, ये सब करता है ना चेयरमैन, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लेकिन अगर इन लोगों ने सोचा ये सही काम नहीं कर रहा है, इसको हटाते हैं, ये तो वाइस प्रेसिडेंट है, इसके रिमूवल का प्रोसीजर यहीं से स्टार्ट हो सकता है, पढ़े थे राज्यसभा से ही तो स्टार्ट हो सकता है, प्रेसिडेंट का रिमूवल का रेजोल्यूशन इधर लोकसभा और राज्यसभा से कहीं से स्टार्ट हो सकता है, 14 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन ये वाइस प्रेसिडेंट का जो कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो सिर्फ राज्यसभा से स्टार्ट हो सकता है, वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए तो दोनों हाउसेस में, यहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए राज्यसभा में, सिंपल चाहिए लोकसभा में। तो लोगों ने क्या, इसको हटाते हैं। अगर इनका रिमूवल का रेजोल्यूशन आ गया तो इनसे बोलेंगे आप जाओ नीचे जरा उतर के और हमारे बीच में ही बैठ जाओ जरा के तुम, ये होता है, यानी कि ये लोग प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है, आगे हम डेप्यूटी स्पीकर पढ़ेंगे लोकसभा में, ये जब चेयरमैन बैठा हुआ गद्दी पे अपनी, तो ऐसा नहीं कि सीट बगल में लगी होती छोटी सी, आ तुम भी बैठ जाओ बगल में। व्हेन द चेयरमैन इज प्रिसाइडिंग द हाउस, ही और शी इज लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस। जरा बताइए अभी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो उस मतलब कि अगर इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है किसका, चेयरमैन का, तो वो यहाँ क्या बैठ जाएगा, फिर डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड करेगा। लेकिन उससे पहले तक डेप्यूटी चेयरमैन इज लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस, वो भी यहीं बैठेगा, ठीक। चेयरमैन हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है, जगदीप धनखड़। और डिप्टी चेयरमैन है अभी हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। ये तो सब तो क्वेश्चन में पूछेगा नहीं, ये तो अभी पूछ सकता है अगर करंट में, तो अभी कुछ टाइम पहले करंट में था ये जब, तो इंपॉर्टेंट था, अभी तो उतना नहीं है, ठीक है। तो चेयरमैन आप समझ गए। अब एक चीज़ को अभी बताऊँ या फिर कब बताऊँ, चलो अभी बता देते हैं आपको, ठीक है। वो चीज़ ये है कि हम आगे पढ़ेंगे वोटिंग के बारे में, चलो तभी बता देंगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 93 पे आइए। आर्टिकल नंबर 93 बोलता है स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जैसे कि वहाँ चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन होते हैं वैसे यहाँ पे स्पीकर डेप्टी स्पीकर, स्पीकर और डेप्टी स्पीकर होता है। वहां पे जो चेयरमैन था वाइस प्रेसिडेंट था, वो क्या हाउस का मेंबर था क्या? वो तो वाइस प्रेसिडेंट था, उसको अलग सिलेक्शन हुए थे, लोकसभा राज्यसभा दोनों लोग ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन स्पीकर जो होता है जब नई लोकसभा बनती है, ठीक है, मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताता हूँ। अभी 17th लोकसभा है, अगली लोकसभा कौन सी आएगी, 18th वाली। 18th वाली जब लोकसभा आएगी तो स्पीकर, जैसे कि स्पीकर तुरंत रिजाइन नहीं मार देता है, जब अगली लोकसभा आती है, जैसे ही अगली लोकसभा का पहला सदन होता है बस उसी से पहले तुरंत रेजिग्नेशन मारता है। स्पीकर से पहले एक और ऑफिस, एक पोस्ट क्रिएट की जाती है जिसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या होता है ये प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। और प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि तुम जाओ और लोगों को जो नई लोकसभा बन के आई है इनको ओथ दिलाओ, इनको शपथ दिलाओ। इसलिए यूजुअली सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, जैसे पिछले वाला जो बना था 17th वाला लोकसभा, उसमें आई थिंक जो भी प्रेजेंट टाइम के मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस हैं एंड वेलफेयर हैं वो प्रोटेम स्पीकर बने थे, ठीक है। नाम तो याद नहीं आ रहा उनका, मध्य प्रदेश से हैं वो, मध्य प्रदेश से चुनाव लड़के आते हैं, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और वो ओथ दिलाने का काम होता है। जैसे ही सबकी शपथ हो गई, जो हाउस है यानी लोकसभा है वो अपना परमानेंट स्पीकर चुन लेगा। स्पीकर की अगर डेट की अगर बात फिक्स करें कि इसकी इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करता है, और कमेंट में आप जल्दी से बताएंगे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौन है करंटली लोकसभा का। और गूगल अगर सर्च किया किसी ने, ध्यान रखना फिर, ठीक है। स्पीकर इलेक्शन की अगर बात करें, स्पीकर की इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। और ध्यान रखना डेप्यूटी स्पीकर का यानी कि जो उपसभापति है उसकी इलेक्शन की डेट स्पीकर करता है, ठीक है। स्पीकर की अभी बात करें तो हमारे कौन है, पहले कौन थे अगर हम बात करें फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, जल्दी से बताइए फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, फर्स्ट विमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थी। और करंट में अगर बात करें, करंट में लोकसभा के स्पीकर कौन है और डेप्यूटी स्पीकर कौन है, डेप्यूटी स्पीकर कौन है। तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनका नाम मैं आपको पहले बता चुका हूं। कब बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि यार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली परफॉर्म्ड 2 फंक्शंस, एक तो मेनली 2 फंक्शंस, वैसे तो और भी फंक्शंस थे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, संविधान बनाने का, और एक लॉ बनाने का यानी कि कानून बनाने का। तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी के तौर पर बैठती थी तो उसके हेड राजेंद्र प्रसाद होते थे प्रेसिडेंट, लेकिन अगर वो लॉ मेकिंग बॉडी के तौर पर बैठती थी तो उसके हेड जीवी मावलंकर होते थे, ठीक है। वही लॉ मेकिंग बॉडी तो एक तरह से हमारी लोकसभा भी है ना, तो जीवी मावलंकर उसके पहले अध्यक्ष थे। फर्स्ट वुमेन हमें पता है कांग्रेस की मीरा कुमारी थी, ठीक है, मीरा कुमारी, ठीक है। एंड करंट लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, ठीक है। और करंट लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर कोई नहीं है। ये जो पोस्ट है पिछले 4 साल से खाली पड़ी हुई है। अभी खाली क्यों है, ओम बिरला बिल्कुल फीमेल, मीरा कुमारी, ठीक है। तो खाली क्यों पड़ी हुई है, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया था कि स्पीकर इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट फिक्स करता है, जो कि इलेक्शन होता है, हाउस इलेक्ट कर लिया ओम बिरला को। लेकिन 2019 में जब इनका इलेक्शन हुआ तो इन्होंने डेप्यूटी स्पीकर की इलेक्शन की डेट तब से फिक्स करी ही नहीं है। तो इनको क्रिटिसाइज करता रहता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं, लेकिन रूल्स ये कहते हैं कि जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, वो रूलिंग पार्टी का होना चाहिए। जैसे अभी ओम बिरला है बीजेपी से हैं और डेप्यूटी स्पीकर होना चाहिए विपक्ष से, तो इसीलिए ओम बिरला ने स्पीकर की डेप्यूटी स्पीकर की अभी तक डेट ही फिक्स नहीं करी। ये पोस्ट 4 साल से खाली पड़ी हुई है पिछले, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक,
कुछ किसी को अगर समझ ना हो तो योग सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब आते हैं कि इनका वेकेशन और रेजिग्नेशन और ये सब रिमूवल कैसे होता है। देखिए वेकेशन तो अगर इनको रिमूव कर दिया जाए, मतलब रिमूवल की अगर हम बात करें तो रिमूवल इनका इस तरह से होता है कि इनको भी इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जाता है दोनों को, क्योंकि ठीक है इफेक्टिव मेजोरिटी से दोनों को हटाया जाता है क्योंकि दोनों ही हाउस के मेंबर हैं, दोनों ही सदन के सदस्य हैं। रेजिग्नेशन का बड़ा आसान है, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आपस में मैनेज कर लेते हैं आपस में, वैसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी आपस में मैनेज कर लेते हैं। यानी कि सिंपल कहने का मेरा मतलब क्या है, आप एनालॉजी तुरंत ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे कि स्पीकर जो है अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष को देगा, एंड जो डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष वो अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को दे देगा। एज सिंपल एज दैट, आपस में मैनेज कर लेते हैं दोनों लोग रेजिग्नेशन का, ठीक। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, और हटाएंगे तो इफेक्टिव मेजॉरिटी से हटाएंगे। और जब इनको हटाने का रेजोल्यूशन चल रहा होगा तो सिमिलरली ये परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे वहाँ पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन देखा था, यहाँ पे आपका पैनल ऑफ चेयरपर्सन होगा। बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि अगर स्पीकर एब्सेंट है, सॉरी स्पीकर की सीट वेकेंट है, ठीक है, डिप्टी स्पीकर की सीट भी यानी कि उपाध्यक्ष की सीट भी क्या है, वेकेंट है, खाली है। वेकेंट का मैं मतलब बता चुका हूँ। देन प्रेसिडेंट आएगा जल्दी से भाग के और किसी सीनियर मोस्ट मेंबर, यूजुअली को जो जरूरी नहीं सीनियर मोस्ट, बस एक कन्वेंशन फॉलो किया जाता है, उसको बना देगा स्पीकर। लेकिन अगर ये केस है कि एब्सेंट है, ठीक है, ये एब्सेंट है, ये एब्सेंट है, एब्सेंट का मतलब है टेम्पररी बेसिस पे, देन उस केस में एक यहाँ पे स्पीकर जो होता है ना, स्पीकर जैसे भी वो मिड लाए तो इन्होंने पैनल ऑफ 10 लोगों का पैनल अपॉइंट करके रखा हुआ, जिसको हम बोलते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन। ध्यान रखना, राज्यसभा में होता है पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन और यहाँ पे होता है पैनल ऑफ चेयरपर्सन, ठीक है। वो 10 मेंबर का यूजुअली होता है, तो उनमें से कोई आएगा और बन जाएगा और उसके पास सेम पावर होती है। टोटम स्पीकर के पास भी सेम पावर होती है जब तक वो स्पीकर है, लेकिन कब तक रहता है, जब तक ओथ नहीं दिल जाती, ओथ दिलाने के बाद उसको हटा दिया जाता है। एंड सिंपल वही कि जब इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होगा तो ये लोग प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, जैसे पीछे बताया था आपको, ठीक है। और डिप्टी स्पीकर की बात करें, ही इज लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस व्हेन स्पीकर इज प्रिसाइडिंग द हाउस, है ना, कि अगर स्पीकर यहाँ बैठा हुआ है तो इसका मतलब नहीं बगल में छोटी कुर्सी डाल के डिप्टी स्पीकर बैठा होगा ना, डिप्टी स्पीकर यहीं कहीं बीच में बैठा होगा। अगर वो एब्सेंट है, वेकेंट है, तब वो जो है पूरी स्पीकर बन जाएगा और उसके पास पूरी पावर होगी डिप्टी स्पीकर वाली। लेकिन अभी तो आपको स्पीकर वाली, लेकिन अभी आपको पता है कि अभी तो कोई है ही नहीं डिप्टी स्पीकर, ठीक है। तो नॉट टू प्रिसाइड वाला रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फॉर ऑफिस एंड कंसिडरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे चलो आगे बताएंगे आपको 97 पे आते हैं, ठीक है। 97 पे आते हैं। 97 इज सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन एंड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। तो इनकी जो सैलरी अलाउंसेस हैं ये कहाँ पे मेंशन्ड है, हम देख चुके हैं सेकंड शेड्यूल में, दूसरी अनुसूची में, ठीक है। सेकंड शेड्यूल में मेंशन है, बस इसमें इतना ध्यान रखना है। 98 सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ये भी एक तरह का ऑफिसर होता है। इसको अपॉइंट कौन करता है, ये फंक्शंस अंडर दी, दोनों हाउस का अलग अलग सेक्रेटेरिएट होता है, फंक्शंस अंडर, जैसे इसमें मेनली जैसे आईएएस ऑफिसर्स वगैरह सब होते हैं, तो फंक्शंस अंडर दी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो पीठासीन अधिकारी होते हैं लोकसभा। जब मैं बोलता हूँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अच्छा समझो, चलो अभी बताता हूँ आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, पीठासीन अधिकारी। अभी बताता हूँ आपको, जैसे आपकी क्लास होती थी, ठीक है, तो क्लास में आपका एक मॉनिटर होता था, है ना, मॉनिटर होता था, और एक कौन होता था, एक होता था क्लास टीचर, ठीक है, एक होता था क्लास टीचर। मॉनिटर कौन होता था, कोई कहीं और से आता था क्या, मतलब दूसरी क्लास से आता था, या फिर किसी को कोई अपने घर से ही क्लास टीचर जो होता था अपने घर से किसी को उठा के लाता था मॉनिटर बनाता, नहीं, आप ही में से कोई होता था, आप ही में से कोई होता था मॉनिटर। और क्लास टीचर कौन होता था, क्लास टीचर जो मतलब यहाँ पे एकदम बैठा हुआ है, ठीक है। तो मॉनिटर को आप कंपेयर कर सकते हैं लीडर ऑफ हाउस है, लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ हाउस इज नॉट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाउस, बिकॉज क्लास टीचर को आप कंपेयर कर सकते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। तो दोनों ऑफिसर्स में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लीडर ऑफ द हाउस और प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाउस कौन होता है। लीडर ऑफ हाउस होता है प्रधानमंत्री, जिस भी सदन का वो सदस्य है वहां का वो लीडर अपने आप बन जाता है। यूजुअली हमारे सारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा के मेंबर होते हैं, जैसे कि हमारे मोदी जी, 3 ही हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं जो राज्यसभा के मेंबर हैं। जल्दी से बताइए वो कौन है, कल मैंने आपको बताया था। तो वो वहाँ का लीडर हो जाएगा, राज्यसभा का या फिर दूसरे हाउस का वो हो जाएगा जिसको उसने नेम कर दिया है कि भाई हमारी जगह में ये वहाँ के लीडर होंगे। ऐसा ही होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। ये सीट 2014 से खाली पड़ी है, क्योंकि ये सीट उसी को जाती है, लीडर ऑफ पोजीशन उसी को कहा जाता है जो एक सेंट्रल मिनिस्टर की पोजीशन को एंजॉय करता है, उसी को कहा जाता है जो एटलीस्ट 1/10 सीट लेके आई हो जो पार्टी, उसका जो लीडर है। क्योंकि कांग्रेस वो भी नहीं कर पाई थी, इसलिए जो है पिछले 10 साल से एक तरह से बोल सकते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन की जो सीट है वो खाली पड़ी हुई है। क्लियर। तो पीठासीन अधिकारी जब बोलूंगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो लोकसभा के केस में स्पीकर अध्यक्ष, राज्यसभा के केस में चेयरमैन सभापति, लेकिन ठीक है लीडर ऑफ हाउस बोलेंगे तो प्राइम मिनिस्टर होगा जिस सदन का सदस्य है, दूसरा हाउस में जिसको उसने नाम कर रखा है। ये दोनों जो चीजें हैं, जो दोनों चीजें हैं, दैट इज लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ पोजीशन, नो वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कहीं नहीं लिखी हुई, नो वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो रूल वगैरह चलते हैं, रूल बुक होती है लोकसभा की और राज्यसभा की, उसमें लिखा हुआ है नो वेयर मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सेक्रेटरीट किसके अंडर फंक्शन कर रहा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के, ठीक है, और वही उसको अपॉइंट भी करता है। 99 सेकंड लास्ट आर्टिकल, एंड दैट इज ओथ और एफर्मेशन बाय मेंबर्स। शपथ, शपथ कौन दिलाता है, तो संविधान में लिखा हुआ है कि शपथ या तो प्रेसिडेंट जी दिलाएंगे, राष्ट्रपति दिलाएंगे, प्रेसिडेंट, और एनी अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय हिम, और एनी अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय हिम, ठीक है, अपॉइंटेड बाय हिम, जो उसको उसने किसी ने नाम करा। जैसे यूजुअली हमने देखा था प्रोटेम स्पीकर को आता है, प्रोटेम स्पीकर को बुलाता है, इधर आ जरा तुम, यहाँ सबसे बड़ा कौन है, हाथ उठाते हैं, इधर आ जाता हूँ, वो दिला दो सबको जरा। तो वो रिफॉर्मेशन काम लिखा हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट या फिर किसी अदर मेंबर जिसको उसने नेम कर रखा है। एंड द 100 शतक लगा देते हैं, दैट टॉक्स अबाउट वोटिंग इन हाउस, पावर ऑफ द हाउसेस, ठीक है, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट विथस्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम, ये लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा डीप ब्रीथ लेते हुए इसको मैं बताता हूँ, बिकॉज मुझे 2 चीज़ें अलग से पढ़ानी पड़ेंगी आपको, मतलब ऐसा नहीं बहुत बड़ा भी यहाँ से स्टार्ट होने वाला, छोटा सा ही है, ठीक है। तो 2 चीज़ें ये है, वोटिंग और एक कोरम, ठीक है। वोटिंग अब पहले आपको समझाता हूँ। तो वोटिंग 2 तरह की होती है, वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस और दूसरा होता है कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट होते क्या है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहाँ से बाकी मेंबर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, अपना चिल मार रहे हैं यहाँ पे, वो आ कर रहे हैं, ठीक है, कोई मोबाइल में देख रहा है, मतलब कि न्यूज़ क्या है आज की,
ठीक है, तो ये सारे जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब जब किसी चीज़ पे वोटिंग होती है ना, तो ये लोग वोट करते हैं, वो नहीं वोट करेगा। इसको बोलते हैं वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक, लेकिन मान लो क्या हुआ, आधे बोले हाँ आधे बोले ना, 50 बोले हाँ 50, मान लो 100 लोग आए आज वोटिंग हो गई और 50 लोग बोले हाँ 50 लोग बोले ना, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इसको इसके सामने उस चीज़ को रखा जाएगा और ये वोट डालेगा, डिसाइडिंग वोट डालेगा। अगर इसने हाँ बोल दिया तो हाँ के पक्ष में जीत होगी, ना बोल दिया तो ना के पक्ष में जीत होगी, यानी इस वोट को बोलेंगे कास्टिंग वोट। फर्स्ट इंस्टेंस पे ये वोट नहीं करता है। कब वोट करेगा, इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। सेम गोज इन लोकसभा एंड सेम गोज इन राज्यसभा, दोनों में सेम। अब ध्यान से समझो, अगर इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है तो दे आर लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस। सिंपल, ये लोकसभा का पहला केस सिनारियो लो, लोकसभा का स्पीकर बैठा हुआ था, यहाँ से आ जाओ नीचे उतर के आ जाओ, हमारे पीछे बैठ जाओ, डिप्टी स्पीकर चला जाएगा, हो चलो गद्दी मिल गई। अगर मान लो वो भी नहीं है तो फिर हमें पता है कि पैनल ऑफ चेयरपर्सन से कोई चला जाएगा। ठीक है, तो अब वो यहाँ पे बैठ गया। ठीक, वो यहाँ पे बैठ गया और अब उसके पास, क्योंकि वो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो अब उसके पास वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस होगा, ना कि कास्टिंग वोट। उसके पास कास्टिंग वोट चला जाएगा, लेकिन वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस रहेगा, क्योंकि ही इज द मेंबर ऑफ द हाउस और वो यहाँ पे बैठा हुआ है। जो इस गद्दी में जाके बैठा है जैसे डिप्टी स्पीकर, तो उसके पास कास्टिंग वोट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं राज्यसभा का केस बोलूँ आपको, राज्यसभा में ये मान लो कि चेयरमैन साहब है हमारे, यानी कि देश के उपराष्ट्रपति हैं, तो ये जो चेयरमैन है, ठीक है, जब इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होगा तो ये यहाँ पे आके बैठ जाएंगे। इनके पास कास्टिंग वोट तो गया ही, फर्स्ट इंस्टेंस का वोट भी नहीं है इनके पास। रीजन आप बताएंगे कमेंट में, क्यों इसको फर्स्ट इंस्टेंस पे भी वोट का पावर नहीं दिया गया जब इसका रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होगा। तब तक कोरम बताते हैं आपको। कोरम को हिंदी में बोलते हैं गणपूर्ति, यहाँ पे लिखा भी होगा, नहीं लिखा है क्या, जिसको बोलते हैं गणपूर्ति। ठीक है, गण पूर्ति। ठीक है, तो गणपूर्ति इसको बोलते हैं हिंदी में। एंड ये होता क्या है, तो ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि भाई मेरे इतने स्टूडेंट हैं, 2000 2500 स्टूडेंट हैं मेरे, मान लेता हूँ। ठीक है, 2500 मेरे पे स्टूडेंट हैं। अब अगर इनमें से अगर 250 बच्चे नहीं आए लाइव क्लास में, तो मैं सेशन नहीं लूँगा, मैं क्लास नहीं लूँगा, मैं डिसमिस कर दूंगा क्लास को। इसको बोलते हैं, सर आज की क्लास क्या हो गया, इसको बोलते हैं आज क्वेश्चंस नहीं है ना, बस खत्म है, क्वेश्चंस नहीं है आज। ठीक है, तो 250 जो लोग नहीं आएंगे तो मैं नहीं लूँगा सेशन। उसी तरह से ये है रूल में कि अगर, ठीक है टाइम हो गया बाय बाय बोलने, हाँ निकल लो। ठीक है, तो कोरम की अगर बात करें, सॉरी फॉर दैट, मतलब निकल लो इसलिए बोला क्योंकि भाई बार बार बोल रहा हूँ कि 2 मिनट बाकी हैं, 2 मिनट बाकी हैं, लेकिन उसमें भी बाय बाय होने का टाइम आ गया, तो भाई जाओ, क्या कर सकते हैं, जाने वाले को कौन रोक सकता है। तो अगर बात करें कोरम की, तो कोरम होता है 1/10। ठीक है, कोरम होता है आपका 1/10। 1/10 का मतलब ये होता है कि जितने हाउस में मेंबर्स हैं, जैसे 545 हैं, तो इसका अगर 1/10 प्रेजेंट नहीं होगा, यानी रफली 55 लोग नहीं आएंगे इन केस ऑफ लोकसभा, और राज्यसभा केस में रफली 25, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने जो पीठासीन अधिकारी है, वो क्या कर देगा, हाउस को एडजर्न कर देगा। एडजर्न हम लोग देख चुके हैं, है कि नहीं, अब एडजर्न अभी देख चुके हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। कब करता है, या तो कोरम नहीं है तो करेगा ही करेगा, और बाकी भी हमने केसेस देखे कि अगर मान लो किसी ने इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज करी या फिर कुछ भी किया तो उस केस में कर देगा। इसका जो आंसर होगा कि चेयरमैन क्यों यहाँ पे वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस भी नहीं होगा, तो इसका आंसर बिकॉज ही इज नॉट द मेंबर, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है, चलिए यहाँ पे सेशन को तय करता हूँ। और जिसको मैं गलती से टाँट दिया था, रियली सॉरी, मतलब थोड़ा सा खराब लगता है ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप बोल रहे हैं कि निकलने का वक्त आ गया है, तो वैसे मैंने बेइज्जती वेज्जती कुछ नहीं है। ठीक है, बस प्यार है हमारा स्टूडेंट्स के प्रति, बस ऐसे समझ लो, है ना। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे 101 से वेकेशन सीट से। ठीक है, हाँ कनपुरिया लैंग्वेज है पूरी सर, कि वो क्या कर सकते हैं, वो उसी लैंग्वेज में पले बड़े हैं, तो थोड़ी सी वही लैंग्वेज निकल आती है। कोशिश तो करते हैं, रजिस्ट करें, लेकिन अब क्या करें, है तो कनपुरिया ही। नॉन रेजिडेंट इंडियन होता है सैनी गुप्ता, होगा ना। और जिससे मैंने बोल दिया था, मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मुझे ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए थे। चलो भाई, तो चलो फिर सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सेशन बड़ा हो गया है तो इसलिए मतलब क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज सेशन हम लोग उतना ही टाइम का रखते हैं। एक्चुअली ये है कि कल